हेलो दोस्तों, आज हम संविधान की सीरीज में अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। जो हमारे संविधान में इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भाई, जैसे कि आपको पता है कि हर एक एग्जाम में कभी ना कभी कोई ना कोई एक आर्टिकल्स के बारे में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ जितने मेंशन है मेंशन में, उसके अलावा मैं आपको एडिशनल बहुत सारे बताऊंगा। तो वीडियो को देखते रहना। आर्टिकल नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 1, जो रिलेटेड है संघ के बारे में, यानी कि भारत, जो कि इंडिया कहा जाता है या इंडिया ही भारत कहा जाता है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत है जो कि 28 राज्य और 8, ठीक है, संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बने। तो भारत, यहाँ पर यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया, ना कि एक फेडरलिज्म का। फेडरल शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया यहाँ पर यूनियन शब्द इस्तेमाल किया गया। क्योंकि अमेरिका में फेडरल शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि अमेरिका के जितने भी स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी सहमति से एक संघ का निर्माण करा। लेकिन हमारे यहाँ पर कोई सहमति नहीं थी जिसके तहत हमने भारत को बनाया। तो हमने फेडरल के बदले यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया है। और यूनियन शब्द हमें ये समझाता है कि भारत 28 राज्य से मिलकर बना है। तो ये हमारे आर्टिकल 1 में है, यानी कि इंडिया का इंट्रोडक्शन, या इंडिया क्या है या भारत क्या है या भारत कितने इलाके को मिलकर बनता है। आर्टिकल नंबर 2 हमारा कहता है कि नए राज्य का प्रवेश और स्थापना, यानी कि भारत को किसी नए राज्य की स्थापना करनी हो या नए राज्य को प्रवेश देना हो तो हम कर सकते हैं। जैसे कि 1956 की एसआरसी की रिपोर्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया था कि उस समय 14 राज्य 6 केंद्र थे। ये रिपोर्ट 1956 में जो कि लागू की गई थी, तो उस समय के हिसाब से अगर हम देखें तो उस समय 14 राज्य 6 केंद्र थे और वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र है। इसका मतलब है कि समय के साथ साथ राज्यों को बढ़ाया गया है और नए राज्यों को भी शामिल किया गया है। जैसे सिक्किम 1975 में भारत का हिस्सा बना। तो ठीक इसी प्रकार से हम नए राज्यों को प्रवेश दे सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 ये बताता है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है, यानी कि यहाँ पर इंडिया के ही मतलब इंडिया के स्टेट में से किसी एक स्टेट को अलग करना हो, या भारत के किसी भूभाग या क्षेत्र में से किसी इलाके को अलग करके नए राज्य का दर्जा देना हो, तो वो अनुच्छेद 3 के तहत होता है। गाइज, मैं आर्टिकल नंबर 4 आपको यही बताया था। आर्टिकल नंबर 4 ये बताता है कि 1, 2, 3 अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाएंगे। संशोधन नहीं माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे, यानी कि 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं होता है। और ये एक सिंपल मेथड होता है इलेक्शन अमेंडमेंट करने का। जैसे कि आपको पता है कि अमेंडमेंट करने के 3 प्रक्रियाएं होती हैं: सामान्य, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस राज्य द्वारा अनुमोदन। तो यहाँ पर ये सामान्य विधि के द्वारा नए राज्य को प्रवेश दे सकते हैं और पुराने किसी राज्य को मिलाकर या 2 राज्यों को मिलाकर या अलग करके एक नए राज्य का उद्भव या स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरीके से नए राज्य की स्थापना की जा सकती है। ठीक है। और उसके बाद आपको पता होगा कि 5 से लेके 11 तक, गाइज, हमने भाग वाले चैप्टर या भाग वाला पोर्शन कंप्लीट किया था। तो गाइज, अगर आपको संविधान की पूरी सीरीज कंप्लीट करनी है तो मेरी प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। उसमें आपको भाग भी मिल जाएंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स। और उसमें 5 to 11 आपको मैंने बताया था कि वहां पर वो नागरिकता से रिलेटेड है। तो 5 यानी कि संविधान के प्रारंभ होने पर भारत में रहने वाले व्यक्ति या नागरिक, ठीक है, उनकी नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 5। देखिए, 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है, तो नागरिकता के संदर्भ में इसका विवरण दिया है। ठीक है गाइज। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो गाइज, मैं आपको बहुत सारा आर्टिकल अब बीच बीच में बताता हूँ। देखो, अ, जो पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 है, जिसे हम कहते हैं आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और गाइज, हम फंडामेंटल राइट को अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी। यस। तो फंडामेंटल राइट 12 से लेके 35 और 36 से लेके 51 के बीच में
डीपीएसपी दिए गए, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम अलग से पढ़ेंगे एक अलग से वीडियो में। तो ये हमारे बहुत लंबे टॉपिक हैं, तो इन्हें हम आराम से करेंगे। गाइस, पार्ट नंबर 5 जो शुरू होता है वो 52 से शुरू होता है, और संघ के बारे में। संघ यानी कि यूनियन, जो देश की गवर्नमेंट है, तो जिसमें संघ में कौन कौन से शामिल होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसके अलावा और भी काफी सारे अधिकारी हैं, वो सभी शामिल होते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे गाइस। तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 53 जो संघ की कार्यपालिका से संबंधित है, यानी कि इसमें बताया गया कि यूनियन के लिए जो कार्यपालिका बनती है वो उसको उसके उनके प्रधान किसको बनाया जाता है, तो संघ की कार्यपालिका का प्रधान हमेशा राष्ट्रपति होता है। तो गाइज ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है गाइज। तो अभी हम ये पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट फेज में मैं आपको बहुत सारे और आर्टिकल बताऊंगा, जो इसमें नहीं भी होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है गाइज। तो याद रखना, जैसे कि आर्टिकल नंबर 61, राष्ट्रपति का महाभियोग है। राष्ट्रपति का महाभियोग, ठीक है गाइज। और अगर हम बात करें कि 63 आर्टिकल में, ठीक है, उपराष्ट्रपति की पोस्ट यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट का जिक्र है, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है गाइस। तो 61 में अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट को किस तरीके से हटाया जाता है, उसके इम्पीचमेंट का जिक्र किया गया। और 63 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में है, 63 में। 64 में ये बताया गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के क्या होते हैं, चेयरमैन भी होते हैं, चेयरमैन, ठीक है गाइस। तो ये बात याद रखना कि जो राज्यसभा के मतलब पदेन सभापति होते हैं वो हमेशा मतलब वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो आर्टिकल कौन सा है ये, ठीक है, 64। अगर आप राज्यसभा के संदर्भ में देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 89 भी है, ठीक है गाइस। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 74 बताते हैं कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और उसके शीर्ष मतलब उनका प्रधानमंत्री होगा या होंगे, ठीक है, जिसकी सहायता और सुझाव के लिए राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। मतलब कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम करेंगे, ठीक है। और राष्ट्रपति, ठीक है, मंत्रिपरिषद के लिए सलाह के पुनर्विचार की आवश्यकता समझ सकता है। पर देखो, यहाँ पर मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि राष्ट्रपति को मान लेता है मंत्रिपरिषद ने सलाह दी, तो राष्ट्रपति, संविधान में लिखा हुआ है कि वो मानने के लिए बाध्य है, मतलब है या नहीं है, इसको लेके बड़ा विवाद था। क्योंकि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, तो ऐसा कई कई बार देखने में आया कि वो नेहरू के मामले में वो क्या करने लगे थे, मतलब आपस में उनके बीच में फैसलों को लेकर काफी मतभेद उत्पन्न होने लगे थे कि वास्तविक शक्ति किसके पास है। तो इसीलिए राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि से कराने की पीछे ये वजह थी ताकि सत्ता का जो वास्तविक नियंत्रण है वो प्रधानमंत्री के पास हो, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही काम करते हैं। आगे चल के ऐसा इंदिरा गांधी की सरकार ने समय के साथ अमेंडमेंट करके ऐसा संविधान में संशोधन करके लिखवा दी। तो ये देखा गया। अगर हम बात करें 75 आर्टिकल, तो 75 पीएम की पोस्ट के बारे में। इसी में पीएम की पोस्ट के साथ साथ एक मंत्री परिषद यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स, और इसी में बताया गया सामूहिक उत्तर दायित्व की प्रणाली, दायित्व की प्रणाली। तो ये भी इसी में दिया हुआ है, ठीक है गाइज। तो आपको ये समझना है। उसके बाद गाइज हम बात कर रहे हैं 76 आर्टिकल की। तो यहाँ एक पोस्ट दी हुई है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सरकार के, ठीक है, सरकारी वकील होते हैं। तो महान्यायवादी की पोस्ट या उनके पद के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण विषय भी है, ये मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो आर्टिकल 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वह देश के प्रशासनिक और विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णय के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे। यदि राष्ट्रपति इस सूचना, ठीक है, या राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे तो
प्रधानमंत्री को सूचना देना आवश्यक। ठीक है, ठीक है गाइस। तो अगर हम बात लाइक 79 आर्टिकल की बात करें तो इसमें संसद के बारे में है। संसद 80 की बात करें तो 80 में हमारी राज्यसभा की संरचना है। 81 में लोकसभा की संरचना है। ठीक है गाइस। तो और 82 में बताया गया है कि लोकसभा की सीटें परिसीमन आयोग के द्वारा कितने कितने सालों में बढ़ेंगी, मतलब उसका सेंसस, जनगणना जो होती है उसके बारे में। अनुच्छेद 86 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार, स्लिप ऑफ टंग। तो ये याद रखना गाइस। 89, देखो गाइस यहाँ से रेलिवेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर पूछ सकता है आपसे राज्यसभा, लोकसभा, संसद के बारे में। ठीक है गाइस। और 89 में बताया गया कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, जैसे कि मैंने आपको भी आर्टिकल 64 बताया था, तो यहाँ पर ये सभापति की पोस्ट वहां पर पहले मेंशन हो चुकी है कि वाइस प्रेसिडेंट ही पदहीन सभापति होते हैं। उपसभापति का पद भी यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ ही साथ अब आप ये वाला आर्टिकल भी याद रखना 93, इसमें लोकसभा गाइस 93 में बताया गया लोकसभा स्पीकर, ठीक है, और डिप्टी स्पीकर। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जो आर्टिकल नंबर 108 है वो संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। संयुक्त अधिवेशन मतलब ज्वाइंट सिटिंग। यदि संसद में लोकसभा और राज्यसभा के मध्य विधेयकों को लेकर असहमति हो या कोई भी विधेयक 6 महीने से ज्यादा तक रोक लिया गया हो, तब राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करके उनको एक साथ बुलाकर संयुक्त अधिवेशन करा सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल नंबर 108 में दिया हुआ है। ठीक है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 110 धन विधेयक के संदर्भ में, धन विधेयक मतलब मनी बिल। तो मनी बिल के बारे में है। मनी बिल हमेशा कहाँ पेश किया जा सकता है? ओनली लोक सभा में। ठीक है गाइस। और आर्टिकल नंबर 111 में यही बात लिखी हुई है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाते हैं। राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है या स्वीकृत कर सकता है। वह संदेश के साथ या बिना संदेश के साथ सदन को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि दोबारा विधेयक संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वैसे स्वीकृत नहीं कर सकता। यानी कि एक बार प्रेसिडेंट पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन जब दोबारा वो विधेयक आएगा तो उस पर हस्ताक्षर करना, ठीक है, संविधान में लिखा हो तो हस्ताक्षर करना हो। ठीक है गाइस। तो ये आर्टिकल नंबर 112 है जो बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 112 के बारे में सुनना गाइस। ये जो आर्टिकल नंबर 112 है ये बताता है बजट के बारे में। बजट, ठीक है, बजट। पर हमारे संविधान में बजट जैसा कोई शब्द नहीं है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये याद रखना। और आर्टिकल नंबर 123 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी हुई है। ठीक है गाइस। तो ये हमारा बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 124 में हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है गाइस, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में दिया हुआ। तो हम थोड़ा सा देखते हैं अभी। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है, तो आपको बताना होगा 124। अगर हाई कोर्ट का पूछे तो 214, इसी का ऑपोजिट है, 124, 214। ठीक है गाइस। आगे देखें आप 129, आर्टिकल नंबर 129, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। इसका तात्पर्य होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती और सभी जगह मानना बाध्यकारी है, और इसके खिलाफ कोई भी फैसलों के खिलाफ कोई भी आप क्या नहीं कर सकते कहीं पर भी, ठीक है, अवज्ञा नहीं कर सकते ना। तो ये हमारा आर्टिकल 129 कहता है। 148 में पोस्ट दी हुई है, कैग, कैग की पोस्ट है, ठीक है, सीएजी, कंट्रोलर और जनरल ऑफ इंडिया। तो सीएजी की पोस्ट आर्टिकल नंबर 148 है। ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है गाइस, तो आपको ये याद रखना है। अब 152 आर्टिकल से, ठीक है, 152 आर्टिकल से शुरू हो जाते हैं
हमारी स्टेट गवर्नमेंट, और 163 में ये बताया गया है कि गवर्नर की सहायता और उनके मदद करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम कैसा है, जैसे राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, सेम राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखना कि आर्टिकल नंबर 169, राज्यों में विधान परिषदों की रचना और उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित होगी। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि जो स्टेट के विधानमंडल होते हैं, स्टेट के विधानमंडल विधान मंडल होते हैं, उसमें दो हाउस होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधानसभा इसका निर्धारण करेगी कि विधान परिषद होगी या नहीं। इसी को हम बायकैमरल सिस्टम भी बोलते हैं। ये स्टेट में जो जो स्टेट बायकैमरल सिस्टम को अपनाते हैं, ठीक है, वहां पर टू हाउसेज होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधानसभा के मेंबर्स को हम एमएलए और विधान परिषद के मेंबर को हम एमएलसी बोलते हैं। गाइस, ये भारतीय कुछ ही राज्यों में, ठीक है, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटका, गाइस ऐसे ही कुछ कुछ इलाके जैसे तेलंगाना, तो इन समय में द्विसदनात्मक विधायिक है। जैसे पंजाब में भी पहले हुआ करता था, लेकिन राज्यों ने खत्म कर लिया, तो अभी कई राज्यों में विधानसभा ही है। ठीक है, विधानसभा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो विधानसभा का काम बिल्कुल लोकसभा की तरह और विधान परिषद का काम राज्यसभा की तरह। तो गाइस, ये हमें याद रखना है। इसके अलावा गाइस, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। ये मैं 200 नहीं बता रहा हूँ, ये 213 बताता हूँ। राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं 213, और वहां पर क्या था, राष्ट्रपति के लिए 123। ठीक है गाइस, तो अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करें तो 123 लागू होगा आर्टिकल, और अगर राज्यपाल अध्यादेश जारी करें तो, ठीक है, 213। इसके अलावा मैंने हाईकोर्ट बताया था आपको 214 में, तो गाइस ये याद रखना। इसके अलावा एक आर्टिकल बताना मैं रह गया, आर्टिकल नंबर 32। सुप्रीम कोर्ट रेट जारी कर सकता है, बहुत सारे रेट होते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, को वारंटो, सर्टियोरिटी। ठीक है, तो ऐसे 5 रेट होते हैं, और अगर हमें रेट हाई कोर्ट से जारी कराने हो तो कौन सा आर्टिकल लागू होता है, 226। गाइज, एक बात याद रखना कि संसद चाहे तो रिट जारी करने का अधिकार अन्य न्यायालय को भी दे सकती है, ये संसद की शक्ति के अधीन आता है। ठीक है गाइज, तो ये याद रखना है हमें, क्योंकि हमारे हाईकोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो हमें ये याद रखना है। आगे हम ये वाला आर्टिकल देखते हैं। ठीक है गाइज, तो इसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। 235 है कि हाई कोर्ट के कंट्रोल में आने वाले सबॉर्डिनेट कोर्ट या लोअर कोर्ट, जो आपने देखा होगा अपने डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होते हैं, वो सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं। अब 239 से अगर हम देखें तो ये चैप्टर नंबर 8 शुरू होता है, या पार्ट नंबर 8 शुरू होता है। इसमें हमारे यूनियन टेरिटरी, यूटीएन, ठीक है, केंद्र शासित के बारे में। तो केंद्र शासित का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रशासक होते हैं, जैसे आप देखते हो कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तो काफी जगह पर आपने प्रशासक देखे होंगे, तो प्रशासकों की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। और जहां जहां पर विधानसभाएं स्थापित है, वहां तो सरकारें होती है, वहां पर उपराज्यपालों की नियुक्ति होती है, जैसे दिल्ली और अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पुदुचेरी में भी उपराज्यपाल दिखेंगे। तो ये याद रखना। तो 239 से लेके 242 के बीच में अगर हम देखें, 239 से लेके 242 के बीच में अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमें केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में दिखे। 243 से हमारा पंचायती राज, यानी कि पार्ट नंबर 9 शुरू होता है, तो पंचायतों के बारे में जिक्र किया गया। ठीक है, और नगर पालिका के बारे में आर्टिकल 243 में सेक्शंस बने हुए हैं, सब क्लॉज और क्लॉजेस बने हुए हैं बहुत सारे, और सेपरेट आर्टिकल्स भी बने हुए हैं इसमें। तो ये याद रखना गाइस। तो यहां तक हमने समझा। आगे हम देखते हैं 245 आर्टिकल क्या कहता है। संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका अपने राज्य या किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, यानी कि संसद के कानून बनाने की शक्ति और विधानसभा के अपने राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति को दर्शाता। 248 में विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां बताई गई। गाइस, हमने 3 सूची पढ़ी थी, 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, तो ये उसी का हिस्सा है। ठीक है गाइस,
तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई है हमेशा, ये केंद्र को दी जाती है, केंद्र। ठीक है गाइस, 249 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, राज्यसभा अगर विशेष बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, यदि वैसे राष्ट्र हित में समझे। गाइस, ये आर्टिकल कहता है कि अगर राज्यसभा चाहे तो कोई भी कानून बना सकती है, मतलब सॉरी, राज्य सूची के कोई भी विषय पर संसद कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। ये हमारा आर्टिकल नंबर 249 कहता है। यानी कि अगर कोई भी केंद्र या केंद्र सरकार किसी भी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना चाहे जो राष्ट्रीय हित में हो, तो केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है, और ये इसके लिए राज्यसभा की अनुमति आवश्यक है। ठीक है गाइस, तो अभी के लिए हमने इतने महत्वपूर्ण आर्टिकल पढ़े, बाकी के हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।